नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाली आपकी एजुकेटर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जीएस पेपर 1 डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ से रिलेटेड कोर्सेज़ की जानकारी आपको इन नंबर पर मिल जाएगी और इनके पेड ग्रुप भी आप इन्हीं नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड ज़मींदार। हमें बताना है जागीरदार और ज़मींदार में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा ठीक बताना है। जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Second point है, land assignments to jagirdars were hereditary and revenue rights of zamindars were not hereditary. इसका सही आंसर डी है। दोनों ही आंसर गलत हैं, इसमें दोनों ही गलत हैं ऑप्शन। देखिए, जागीरदार क्या होता था, ये राजा के ऑफिशियल होते थे जिनको वो लैंड गिफ्ट करते थे, ठीक है, ज़मीन देते थे इनको। और जागीरदार मनसबदार होते थे, ठीक है, इनको इनहेरिटेबल नहीं मिलता था लैंड एरिया, बल्कि नॉन इनहेरिटेबल मिलता था, यानी जो कि अपनी जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन नहीं होता था। इसको हम जागीर कहते थे, फीस की तरह। जबकि जो ज़मींदार थे वो क्या थे, वो लैंड होल्डर थे जिनके ऊपर जो लैंड का अधिकार था वो हेरिडिटरी था, मतलब जो उनकी फ्यूचर जनरेशन थी उनको भी पास ऑन हो जाता था वो, ठीक है, और उनका शेयर जो था वो लैंड रेवेन्यू में होता था। तो ये दोनों ही गलत है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें कि जागीरदार हेरिडिटरी होते थे तो ये गलत है। और अगर हम देखें कि ये लैंड असाइनमेंट्स इनको जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज़ के लिए मिलते थे, मतलब उनसे कहा जाता था कि आप लैंड असाइनमेंट्स दीजिए और बदले में हमें जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज़ दीजिए, ठीक है। और रिवेन्यू, जो ज़मींदार्स थे वो होल्डर्स थे रिवेन्यू राइट्स के, बिना उनके कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता था और कोई ड्यूटी करना, उनका खाली ज़मींदार का काम क्या था, रिवेन्यू कलेक्शन करना। तो देखिए, ज़मींदार का काम खाली रिवेन्यू कलेक्शन नहीं था, उनके और भी राइट्स काम थे, उनके पॉलिटिकल कुछ ऑब्लिगेशन थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड उनके ऑब्लिगेशन थे, प्रशासन को संभालने के उनके कुछ ऑब्लिगेशन थे। तो ऐसा नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और आंसर डी है। देखिए, अभी यूपीएससी की जो ऑफिशियल की है वो नहीं आई है, तो ये जो है ये रिसर्च पर बेस्ड हैं जो भी आंसर्स हैं, और कोशिश की है मैंने कि आंसर्स जो हैं वो इसमें सही हों, क्योंकि जब तक ऑफिशियल की नहीं आ जाती है तब तक हमें अपने अकॉर्डिंग ही आंसर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर डी है, ठीक है। विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली holdings and not individual holdings. Major aim of land reforms was providing agricultural land to all the landless. It resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Land reforms permitted no exemptions to the ceiling limits. इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, लैंड रिफॉर्म्स जो हैं इनमें से करेक्ट कौन सा है, कौन सा रिलेटेड है। तो जो लैंड रिफॉर्म्स का मेन उद्देश्य था वो क्या था, वो यही था कि जो लैंडलेस लोग हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं या जो फार्मर्स हैं, उनको लैंड देना, ठीक है। देखिए, जो इसमें आंसर्स बताए गए हैं वो ज़्यादातर ठीक ही हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में डिस्प्यूट हो सकता है, तो मैंने इसीलिए आपको सारे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किए हैं अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं आंसर्स पर, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए थे, क्यों ज़रूरत पड़ी थी लैंड रिफॉर्म्स की। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, जिस समय ब्रिटिशर्स थे उस समय जो लैंड की कंडीशन थी वो आप सबको पता है, एग्रीकल्चर की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही थी, यानी बहुत पुअर कंडीशन हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था, उनसे जो फार्मर्स थे उनकी बात कर रही हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, उनसे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा वसूला जाता था,
उनके जो ये लैंड होते थे उनको खाली करवा दिया जाता था। और मनी लेंडर्स का बहुत ही क्रिटिकल रोल था इसमें। क्यों क्रिटिकल था? होता क्या था, मनी लेंडर्स उनको बहुत हाई रेट पर इंटरेस्ट देते थे, और फिर जब वो इंटरेस्ट नहीं चुका पाते थे तो उनका वो लैंड जो था हल्के हल्के उस पर कब्ज़ा कर लेते थे। ठीक है, और ज़मींदार्स भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब ओवरऑल फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। इस वजह से जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, अब लैंड रिफॉर्म्स देख लेते हैं कौन कौन से थे। जो मेजर हैं हम उनकी बात करेंगे अभी। सबसे पहले तो इंटरमीडिएटरीज ने बहुत परेशान कर रखा था फार्मर्स को या एग्रीकल्चरिस्ट को, शेयर क्रॉपर्स को। तो इनको ख़त्म करने की बात कही गई थी कि इंटरमीडिएटरीज नहीं होंगे, जिनको हम बिचौलिए बोलते हैं, वो नहीं होंगे इसमें। फिर जो लैंड होल्डिंग थी उस पर सीलिंग लगा दी गई थी कि एक पर्सन इतने ही लैंड होल्ड कर सकता है। वरना होता क्या था, जिनके पास ज़मींदारी होती थी वो तो इतना शेयर मतलब होल्ड कर लेते थे लैंड कि जो फार्मर्स थे उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो इस पर सीलिंग लगाई गई, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। फिर थर्ड पॉइंट था टेनेंसी रेगुलेशन, मतलब जो भी टेनेंट हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स कहें, किसान कहें, जो टेनेंट की तरह काम करते थे, उनकी जो टर्म्स कंडीशंस थी बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव थी। मतलब उनको हर तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती थी। तो इसीलिए टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट आया था, जिससे जो उनकी टर्म्स कंडीशंस हैं उसको थोड़ा सा लिबरल बनाया जा सके, और उनको ऐसा ना हो कि वो सारे जो टर्म्स कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट में ही हों। ठीक है, अब एक और इसमें था लैंड कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट। था क्या कि जैसे एक ज़मींदार है, मान लीजिए, उसके 20 जगह छोटे छोटे लैंड थे। तो इससे बड़ा प्रॉब्लम होती थी। इससे होता क्या था कि जो पूरा लैंड होता था उसका कल्टीवेशन सही से नहीं हो पाता था। एक आप खुद देखिए, एक जगह एक बड़ा सा लैंड है, उसमें आप प्रॉपरली किसी भी चीज़ को कल्टीवेट करेंगे, और एक 20 जगह लैंड होने के कारण आप उसका कल्टीवेशन सही से भी नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात उसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बड़े लैंड पर कुछ काम करते हैं तो उससे क्या होता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा हो जाता है। मतलब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का, चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं और जो कॉस्ट आती है फार्मिंग करने में वो बहुत कम आती है। तो इसीलिए ये 4 इसके मेजर लैंड रिफॉर्म्स थे जो उस समय किए गए थे। इसका सही आंसर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की? जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वर्ल्ड बैंक, इसी तरह से आ गया कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसने पब्लिश करी? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है जो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किससे रिलेटेड है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आगे है, कौन सी कॉम्पिटिटिव कंट्री है? तो इसका सही आंसर WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए उससे रिलेटेड। अब देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके बारे में मैंने आपको जो 2018 का जब पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में बताया था, खाली उसका रेफरेंस था, लेकिन मैंने उसमें सब बता दिया था आपको। अब आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2018 में एक इसकी केवल हिंट दी गई थी, और 2019 में उसके बारे में पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जो यूपीएससी टॉपिक्स उठाती है या टॉपिक्स देती है वो ओवरऑल टॉपिक पढ़ने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्या है। इसमें सही बताना है कि इट एंडेड द trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. The revenues of India were now controlled by the British Parliament. इसका सही आंसर ए है। फर्स्ट ठीक है और सेकंड ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जो बस टी में ट्रेड होती थी और चाइना के साथ ट्रेड होती थी उसमें मोनोपोली अभी भी थी। और दूसरी बात ये थी कि जो ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी थी उसको इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब बता दिया था कि उनका जो क्राउन का कंट्रोल है वो इंडियन टेरिटरीज़ पर है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ था कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को परमिट कर दिया था कि वो अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करें इंग्लिश में। और क्या था कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया था। ये सब इसके प्रोविजंस थे। आगे बढ़ते हैं।
स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कह रखा है, सही बताना है। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वो एस्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सही आंसर इसका सी है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था, स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। जो भी इंडिजिनस चीज़ें थी, मतलब जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही थी, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, और जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकआउट करने की कोशिश की गई थी। तो इसने, सही बात है कि जो आर्टिसन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ थे, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे, उसको रिवाइव किया था। और साथ ही साथ जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन थी वो भी इस्टेब्लिश हुई थी। वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो 1906 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका ईयर याद कर लीजिए। और इसका पर्पस क्या था? साइंस टेक को, एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करना। ठीक है। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ था? तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हुआ था। इसमें फॉरेन क्लोथ्स को और बर्न किया गया था, मतलब जलाया गया था, और जितने भी फॉरेन गुड्स थे उसके सब एंटी हो गए थे, उसको सब ने यूज़ करना छोड़ दिया था। और इसमें जो स्वदेशी और बायकॉट था, ये मेन फोकस थे कि स्वदेशी गुड्स अपनानी है और फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना है। और आत्मशक्ति या सेल्फ रिलायंस इसका एक फीचर था। आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस पर विश्वास करते थे ये लोग। ठीक है, तो इस दोनों ही ठीक हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बताना है, ये मूवमेंट दे रखे हैं और ये लीडर हैं, तो इसमें से सही बताना है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी की, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती की, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी नेकर की। तो इसका सही आंसर डी है, तीनों ही ठीक हैं। ठीक है। ये जो हरिजन ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, इसको हम हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं। ये इसीलिए था कि जो कास्ट डिफरेंसेस फैल रहे थे, छुआछूत हो रहा था उस समय, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात कही थी गांधी जी ने। तो ये 1932 में हरिजन सेवक संघ को ऑर्गेनाइज़ किया था, और जो भी लोग थे उनसे अपील की थी कि जो भी डिफरेंसेस हैं उन लोगों में आपस में कास्ट के बेसिस पर उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और सबको ह्यूमन ट्रीट किया जाए बिना किसी भेदभाव के। फिर आया ऑल इंडिया किसान सभा। ये किसके लिए थी? ये ऑब्वियसली पीजेंट्स के लिए थी। इसको हम ऑल इंडिया पीजेंट्स यूनियन भी कहते हैं। ये 1936 में आई थी, स्वामी सहजानंद के अंतर्गत आई थी। इसमें क्या था, जो किसान थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात थी। जो उनको इतनी हानि पहुंचाई जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, टाइम टू टाइम उनसे बहुत टैक्स वसूला जा रहा था, लैंड रेवेन्यू उनसे बहुत कलेक्ट किया जा रहा था, उनको उनके लैंड से बेदखल कर दिया जाता था। मनी लैंडर्स और ज़मींदार्स का भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल था। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये लीग को सभा को ऑर्गेनाइज़ किया था 1936 में। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें तो ये ईवी नेकर के द्वारा लाया गया था। ये भी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में था। इसको एस्टेब्लिश किया था 1925 में। देखिए, जो ईयर बता रही हूँ उनको याद करते जाइए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन और ईयर पूछ लें, लीडर के नाम ना पूछ के ईयर पूछ लें, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका ईयर है 1932, ऑल इंडिया किसान सभा का है 1936 एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का है 1925। ठीक है, इसमें भी यही था, ये ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में था, और जो कास्ट थी, शेड्यूल कास्ट थी, उसको प्रमोट करने की बात की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी है, तीनों ही ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? चांदुदारो, कोट दीजी, सोगारुआ और सोहगौरा है, ये, और देसलपुर। सी इसका सही आंसर है, सोगौरा इसका ठीक आंसर है। कॉपर प्लेट थी, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन करा हुआ था इसका। ये एक्चुअली विलेज था गोरखपुर में, तो ये हरप्पन साइट में नहीं है। लेकिन अगर हम चांद उदारों की बात करें या कोट जीजी और देसालपुर, ये सब हरप्पन साइट्स थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रेन्यू अशोका, किंग अशोका मेंशन्ड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका? ये क्या है? कंगनाहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी और सोगोरा।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्या फीचर्स हैं। डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो तीनों ही इसके सही आंसर हैं। देखिए, महायान बुद्धिज़्म के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के सेक्ट्स होते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान ओरिजिनल थे, लेकिन महायान वो थे जिन्होंने अपने लाइफ में चेंजेस एक्सेप्ट कर लिए थे, मतलब वो थोड़ा चेंज हो गए थे, एकदम ट्रेडिशनल बुद्धा वाले नहीं थे वो लोग। फिर जो हीनयान थे वो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन महायान बहुत पॉपुलर थे। हीनयान फोकस करते थे इंडिविजुअल सैल्वेशन पर, जबकि महायान फोकस करते थे दूसरों के सैल्वेशन पर। अपना सैल्वेशन करो, साथ ही साथ दूसरों का भी करो। ठीक है, और ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, मूर्ति पूजा जो थर्ड पॉइंट है, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, और बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में देखते थे, जैसे कि वज्रपाणि, पद्मपाणि। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो डी हो गया, सभी ठीक है। अब आते हैं हम 10th पर। विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर Vishti in India during the Gupta period, which one of the following statements is correct? It was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. It was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiawar regions of Gupta Empire. The forced labor was entitled to weekly wages. The eldest son of the laborer was sent as the forced laborer. तो देखिए, इसका सही आंसर ए है। ठीक है, इसको माना जाता था सोर्स ऑफ इनकम थी ये स्टेट के लिए उस समय, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। देखिए, टैक्स होता था जो लोगों से कलेक्ट किया जाता था, टैक्स होता था जो लोगों से कलेक्ट किया जाता था, और वही टैक्स सोर्स ऑफ इनकम की तरह सरकार अपना यूज़ करती थी। जैसे आज हम देखते हैं कि टैक्स क्या है, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो ये है, वैसे ही ये होता था। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ चालुक्य, चंदेला, राष्ट्रकूट या विजयनगर। कल्याण मंडप किसका एक नोटेबल फीचर हुआ करता था इन सब में से? तो इसका आंसर विजयनगर है। ये विजयनगर में यूज़ होता था, और इसका क्या यूज़ था? ये मैरिज हो या कोई और फंक्शन हो तो इसमें मंडप को यूज़ करते हैं। मंडप होता है ना, उस वही चीज़ है ये, मंडप में इसका यूज़ होता था। और विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें शॉर्ट में, तो ये डेक्कन एरिया में था। 1336 में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर 1 और बुक्का राया 1, उन लोगों ने स्टार्ट किया था, वो फाउंडर थे इसके। लेकिन बैटल ऑफ तलीकोट्टा हुआ था एक, उसमें ये हार गए थे, और तभी से इसका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन के स्टाइल्स की, तो देखिए आपने सुना होगा एक नगाड़ा स्टाइल होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है। इसी तरह एक द्रविडियन स्टाइल है जो कि साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है, और एक वर्सा स्टाइल है जो कि डेक्कन में प्रेवलेंट है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टाइल्स भी पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि नगाड़ा स्टाइल बताइए कहाँ का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है या डेक्कन का है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो 11th क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें बताना है करेक्ट कौन सी है। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग रीन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। सही आंसर ए है, खाली पहला सही है कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम था दिल्ली सल्तनत में और जो कलेक्ट करते थे वो होते थे आमिल। सही बात है। अगर हम इक्ता सिस्टम की बात करें, देखिए जैसे एम्पायर है उसमें कई सारे राज्य हैं जिनको हम प्रोविंसेस बोलते हैं, उनको हम इक्ता बोलते थे, और उसके हेड कौन होते थे? हकीम। ठीक है, अब ये जो राज्य होते थे ये फर्दर डिवाइड होते थे सरकार में। इसके भी दो ऑफिशियल प्रमुख होते थे जिनको कहते थे शिकदर या फिर मुंसिफ।
तो इक्ता दिल्ली का बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि मुग़ल में जागीर था, बिल्कुल सेम वैसा ही, ठीक है। और मीर बख्शी किससे रिलेटेड था? मिलिट्री डिपार्टमेंट से और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, ठीक है। और ये खलजी के टाइम में नहीं, ये अकबर के टाइम में था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए है। आमिल थे रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, लेकिन ये जो मीर बख्शी वाला काम था, ये मीर बख्शी वाला ऑफिस था, सॉरी, ये आया था अकबर के टाइम में। अब देखते हैं, ये भी मेडिवल का ही क्वेश्चन है, मेडिवल के काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी आए हैं। सेंट निबरका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद शिरहिंदी। दोनों गलत हैं ये। निबरका अकबर के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, ठीक है, ये कमेंटेटर थे और ये हिंदू फिलोसफर थे, और ये 3096 BCE में पैदा हुए थे, ठीक है। और इन्होंने द्वैतवाद को फॉलो किया था। और अगर हम कहें कि संत कबीर जो थे वो बहुत ज़्यादा शेख अहमद शिरहिंदी से इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो ऐसा नहीं था, वो तो संत कबीर के बाद पैदा हुए थे, तो इसलिए ये गलत जवाब है। डी इसका सही आंसर है, कोई भी ठीक नहीं है। फिर देखते हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के संदर्भ में है। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। इन लॉर्ड चैल्मफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, गांधी डिड नॉट सपोर्ट रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। कॉन्सिक्वेंट अपॉन ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉलोनियल रूलर्स। इसका सही आंसर बी है। फर्स्ट ठीक है और थर्ड ठीक है, यानी गांधी जो थे उनका इंडेंचर्ड लेबर को एबॉलिश करने में बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल था, बिल्कुल सही बात है। और जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था तो कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था कॉलोनियल रूल के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिशर्स करते ही ये थे, क्या करते थे कि लाठी चार्ज और इस तरह से सप्रेशन करते थे और इलीगल डिक्लेयर कर देते थे इंस्टीट्यूशंस को जो उनके अगेंस्ट में खड़ी होती थी या उनके अगेंस्ट में नारेबाजी करती थी उन्हें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि गांधी ने जो है सपोर्ट नहीं किया था कि इंडियंस आने चाहिए वर्ल्ड वॉर के लिए, ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने सपोर्ट किया था। तो इसका सही आंसर बी है। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, कौन सा पेयर ठीक है? तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के, लिबरल फेडरेशन के। केसी नेगोए मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। ये तीनों ही सही हैं, डी इसका सही आंसर है। तेज बहादुर सप्रू ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, नेगोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे, और जोशी जी सेक्रेटरी रहे, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI के। तो ये ठीक है। अब देखते हैं तानसेन के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये ज़रूर देख लीजिए। नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, इस वजह से बहुत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखिए, तानसेन जो हैं उनको टाइटल दिया था अकबर ने। तानसेन कंपोज द्रौपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रन्स, और तानसेन इन्वेंटेड मैनी राग। कौन सा सही नहीं है? ए सही नहीं है, क्योंकि ये टाइटल इनको अकबर ने नहीं दिया था, ये टाइटल इनको दिया था राजा विक्रमजीत ने, ठीक है। और ये फेमस किसके लिए थे? क्लासिकल म्यूज़िक था इनका, बेसिकली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक था, इसके लिए ये फेवरेट थे, मतलब फेमस थे। और अकबर के ये नवरत्नों में से एक थे, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से ये एक थे। ये ठीक है कि इन्होंने हिंदू गॉड्स गॉडेसेस के लिए द्रौपद कंपोज किए थे, सॉन्ग्स कंपोज किए थे, और राग भी इन्वेंट किए थे, ठीक है। अब इनमें से बताना है कौन से मुग़ल एम्पेरर्स ने शिफ्ट करी एल्बम से इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे आ गए वो, फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। इसका सही आंसर सी है, जहांगीर, ठीक है इसका आंसर। जो जहांगीर थे वो यूरोपियन पेंटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ये ऑयल पेंटिंग और अपनी पेंटिंग में फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब काफ़ी बनाते थे। तो इसका सही आंसर सी है।
और मुग़ल माना जाता है कि जो जहांगीर थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पेंटिंग में, मतलब उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। जैसे अकबर और ये सब थे, इनका इतना इंटरेस्ट नहीं था पेंटिंग में, और इनफैक्ट इनका पोर्ट्रेट पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन जो इनके जैसे अकबर थे या हुमायूं थे, इनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाई completely in the temperate alpine zone? मानस नेशनल पार्क, नामदफा, न्यूरा वैली या वैली ऑफ फ्लावर्स? तो देखिए, जो टेम्परेट एल्पाइन जोन में है तो ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ठीक है। टेम्परेट एल्पाइन जोन में कैसा टेम्परेचर होगा? बहुत ज़्यादा ठंड होगी। एल्पाइन मतलब होता ही कोल्ड है, ठीक है। तो ये डी इसका सही आंसर हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, किसके अंतर्गत सेटअप हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? सही आंसर इसका सी है, सिंपल क्वेश्चन है। अटल इनोवेशन मिशन काफ़ी न्यूज़ में है, तो इनको नीति आयोग के अंतर्गत सेटअप किया गया था और इनका काम क्या है? इनोवेशन करना। नाम से ही पता लग रहा है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्स को डेवलप करना स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एमएसएमई, इंडस्ट्री लेवल्स पर पूरी तरह से इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सबको प्रमोट करना इसका एम था। ऑन 21 जून सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट एंटार्क्टिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन द इक्वेटर, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 21 जून को पूछा है सन डज नॉट सेट द हॉरिजॉन एट आर्कटिक सर्कल, तो ये इसका सही आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू ओल्ड वर्ल्ड? बताइए इसका सही आंसर क्या है? टोबैको, कोका एंड रबर, टोबैको, कॉटन, रबर, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, कॉफ़ी, वीट? सही आंसर इसका ए है, टोबैको, कोका एंड रबर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाटिक लॉइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली? तो इसका सही आंसर ए है कि एशियाटिक लाइन्स जो हैं वो इंडिया में ही नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। अब अगर हम बात करें डबल हम्ड कैमल की, तो ये तो सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, तो ये खाली इंडिया में तो नहीं है। इसी तरह से वन हॉर्न राइनो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, खाली इंडिया में नहीं है, तो ए इसका सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडरपुर, चंद्रभागा रिवर, तिरुचुनापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा? सही आंसर ए है। जो फेमस प्लेस है पंडरपुर, यहाँ पे रिवर बहती है चंद्रभागा, इसको हम भीमा रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, भीमा रिवर भी बोलते हैं, और ये मून की शेप की होती है। चंद्रभागा चंद्रमा की शेप की होती है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और ये तिरुचुनापल्ली, कावेरी, हम्पी किससे रिलेटेड है? तुंगभद्रा, जो कर्नाटका में है उससे, ठीक है। अब ये बताइए तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है। In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others because poverty rates vary from state to state, price levels vary from state to state, gross state product varies from state to state, quality of public distribution varies from state to state. इसका सही आंसर ए है। ऑफिशियल पावर्टी लाइंस जो हैं कुछ स्टेट्स में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, इसका आंसर सही ए है, सॉरी इसका सही आंसर बी है, सॉरी बी इसका आंसर है। प्राइस लेवल्स वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। देखिए क्यों, एक स्टेट में प्राइस अलग है एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्टेट, तो ऑब्वियसली प्राइस तो वेरी करेंगे। पावर्टी जो कैलकुलेट करते हैं उस तेंदुलकर मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग रूरल का जो है वो 4080 रुपीज़ का है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा,
और अर्बन का 5000 है। ठीक है, अब होता क्या है, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं प्राइजेस, जिस वजह से जो ऑफिशियल पावर्टी लाइंस होती हैं वो कुछ स्टेट्स में ज़्यादा होती हैं और कुछ स्टेट्स में कम होती हैं। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर है। In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere, creating artificial rain in some regions, reducing frequency and intensity of tropical cyclones, reducing adverse effects of solar wind on the earth, reducing global warming? सही आंसर डी है इसका। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या कह रहे हैं, यूज़ ऑफ सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इनटू एटमॉस्फेयर। इंजेक्शन दिया जाता है सल्फर एरोजोल का स्ट्रेटोस्फियर में ग्लोबल वार्मिंग से को कम करने के लिए। डी इसका सही आंसर है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।